नमस्कार साथियों, पीजी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 और रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो सवाल लिए गए हैं ये सवाल अपने आज की क्लास में 35 सवाल होंगे और ये सवाल है जो रेलवे द्वारा करवाए गए पिछले एग्जामों में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला सवाल। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में वर्ष 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय स्थल बनाया गया था? किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में वर्ष 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, विक्टोरिया टर्मिनल। तो इसका राइट आंसर है बी गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण वर्ष 1911 में जो यात्रा हुई थी जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की उस समय बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? यहाँ पर अपने को अधातु बताना है। ऑप्शन ए पारा, बी ब्रोमीन, सी क्लोरीन, डी गैलियम। तो देखिए पारा तो एकमात्र धातु है। क्या है? ये पात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक अधातु है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है। क्लोरीन और गैलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बी ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसका जो प्रतीक है वो Br है और पारा है उसका होता है Sg। तो ध्यान रखेंगे, धातु पूछे तब तो पारा है और अधातु पूछे तब क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। नेक्स्ट सवाल अपना, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था? तो वह कौन नेता था जिसने क्रिश्चियन धर्म को रूस के तौर पर अपनाया गया था? यहाँ पर ऑप्शन ए है व्लादिमीर द ग्रेट। तो इसका राइट आंसर है व्लादिमीर द ग्रेट, जिन्होंने रूस में क्रिश्चियन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? ए IBM डॉट सिम्फनी, बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी गूगल डॉक्स, डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अपने को बताना है कि कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का मतलब है कि जिससे अपन टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, वो कौन सा नहीं है? देखिए IBM डॉट सिम्फनी इसे भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें भी कर सकते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये क्या है? एक स्प्रेडशीट है। इसमें अपन जो कैलकुलेशन वाली जो संख्यात्मक है वही न्यूमेरिकल वाली टाइप कर सकते हैं, इसमें वर्ड प्रोसेसर नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिसका सूत्र होता है CaC2O4। जो अपने शरीर में बॉडी में जो पथरी होती है, पथरी उसका निर्माण किस पदार्थ से होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। किस पदार्थ से होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ध्यान रखना, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो टमाटर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड होता है वो किस में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? टमाटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है अपना, शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है किंतु तिरछी मार करती है? शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है किंतु तिरछी मार करती है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी प्यादा, डी बिशप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यादा। क्या हो जाएगा? प्यादा, ऑप्शन सी राइट। शतरंज में जो प्यादा होता है वो चलता तो सीधा है लेकिन जो मार करता है वो तिरछी करता है। घोड़ा है वो सीधी चाल, सॉरी घोड़ा 2.5 कदम चलता है और हाथी है वो भी सीधा चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्यादा। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? ए 3:1,
3:2, बी 3:1, सी 2:1 और डी है 4:3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2। सिद्धांत के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना अनुपात होना चाहिए? 3:2। और भारत में संविधान सभा ने तिरंगे के इस प्रारूप को 22 जुलाई 1947 कब? 22 जुलाई 1947 को इस प्रारूप को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद की इकाई मौजूद होती है? एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद की इकाई मौजूद होती है? तो इसका राइट आंसर है ए 2000 से 8000। देखिए अपने जीभ होती है, जीभ के जो अग्रभाग होता है यहाँ पर, जो अग्रभाग और साइड और बीच, यहाँ पर देखिए अग्रभाग में जो खारा होता है, खारे का स्वाद अग्रभाग से होता है, सॉरी तीखे का स्वाद अग्रभाग से होता है, और कड़वा जो खारा होता है वो जीभ के साइड भागों में जो कलिकाएं होती है उनसे पता चलता है, और जो मीठा स्वाद होता है वो ऊपर की तरफ जो लास्ट में कलिकाएं होती है वहां से पता चलता है। नेक्स्ट वाले, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था? $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था? ए ग्रेग ओल्सन, बी चार्ल्स सिमोनेनी, सी डेनिस टिटो, डी मार्क शटलवर्थ। तो इसका राइट आंसर है डेनिस टिटो, जो अमेरिका का निवासी था। उसने $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारे थे। नेक्स्ट वाले सवाल नंबर 10, वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए पेनिसिलिन, बी प्रोन्टिसिन, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका राइट आंसर है ए पेनिसिलिन। क्या होता है? पेनिसिलिन इसका राइट आंसर है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई थी 1928 में। नेक्स्ट सवाल अपने, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है वो अपने को बताना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर के कस्तूरीरंजन, प्रोफेसर सतीश धवन। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट सवाल है, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था? हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था? ए निकोलस कोपरनिकस, बी गैलीलियो गैलीली, सी जॉनसन केपलर, डी फ्रेडरिक बेसल। तो इसका राइट आंसर है गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट किया था, इस कारण इनको घर में नजरबंद कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है 13, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान है वो भारत में किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन ही है गुजरात। तो जो गुजरात है उसमें कच्छ का रण है, कौन सा रण है? कच्छ का रण, जिसमें नमक ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। तो वो गुजरात का जो रण है वो क्या कहलाता है? सफ़ेद रेगिस्तान, जो भारत का क्या कहलाता है? सफ़ेद रेगिस्तान कहलाता है, जो लगभग 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 16 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगीत हैं उसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंडमारी वेंकट सुब्बाराव और पिंगली वेंकैया। ये भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, कौन सा है? वंदे मातरम। उसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था प्रारूप समिति के द्वारा। नेक्स्ट वाले 15, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सी मीनार है? प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सी मीनार है? अलाई मीनार, चार मीनार और फतेह बुरुज।
तो इसका राइट आंसर है चार मीनार। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण सन 1951 में कराया था। कब कराया था? 1951 में। और कहाँ पर करवाया था? हैदराबाद। कहाँ करवाया गया था? हैदराबाद। तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कब बनाई गई? 1951। और किसने बनाई थी? मोहम्मद कुली कुतुब ने। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को उल्लिखित किया गया है? मेरे को बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर है शिक्षा का अधिकार। 21A में किसका अधिकार दिया गया है? शिक्षा का अधिकार, जहाँ पर 6 से लगाकर 14 वर्ष तक, कहाँ तक? 6 से लगाकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? 21A में शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट सवाल है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? एक लाइट बल्ब है उसका फिलामेंट है वो किससे बना होता है? ए प्लेटिनम, बी टैंटलम, सी टंगस्टन और डी एंटीमनी। तो जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन। किससे बना होता है? टंगस्टन। और दोस्तों टंगस्टन का प्रतीक पूछा जाता है बार बार, तो टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो डब्लू होता है। क्या होगा? डब्लू होगा। और टंगस्टन को क्यों लिया जाता है फिलामेंट के रूप में? क्योंकि इसका जो गलनांक है वो बहुत ही उच्च होता है। उच्च गलनांक होने के कारण ये जल्दी पिघलता नहीं है, इसलिए जो लाइट बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। और जो वाइट कलर के जो बल्ब होते हैं उनमें मरकरी गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरी, सॉरी आर्गन गैस। कौन सी गैस भरी जाएगी? आर्गन गैस। और जो येलो कलर के बल्ब जो अपने रोड लाइटों में दिखाई देते हैं येलो कलर के, उसमें सोडियम भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? सोडियम। नेक्स्ट सवाल है, मांस किस राज्य का लोक नृत्य है? मांस है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अपने को बताना है। ए हरियाणा, बी केरल, सी असम और डी मध्य प्रदेश। तो जो मांस जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? मुकुलन का मतलब होता है जैसे आलू है, आलू पे जो छोटी छोटी कलिकाएं होती है, अपन क्या करते हैं आलू को टुकड़ों में करके यदि अपन लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। तो ऐसा जनन किन जीवों में पाया जाता है? मूंगा में, हाइड्रा और स्पंज। इन तीनों में तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, लेकिन एनेलिडा में ये प्रजनन नहीं होता है। मुकुलन द्वारा एनेलिडा में प्रजनन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल है 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टिवेन, दादा भाई नारोजी। तो इसका राइट आंसर है वोमेश चंद्र चटर्जी। वोमेश चंद्र चटर्जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब स्थापना हुई थी? 1885 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट सवाल है 21, निम्न में से भिन्न को सुने। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए इसमें अलग कौन सा है? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल। देखिए एल्यूमिनियम, लोहा जिसका प्रतीक Fe होता है, एल्यूमिनियम का ए और तांबा का Cu जिसे कॉपर बोलते हैं, ये तीनों तो क्या है? धातु है। एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा धातु है, लेकिन पीतल एक मिश्र धातु है। कैसी धातु है? मिश्र, जिसमें कॉपर और जिंक दोनों साथ में मिली हुई होती है। कॉपर और जिंक में मिलाने पर पीतल का निर्माण होता है। तो पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि तीनों ऊपर की दी गई एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा ये धातु है। तो इसका जो विषम होगा या भिन्न होगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति है वो सबसे कम है? ए हरा, बी नीला, सी लाल और डी बैंगनी। तो सबसे कम आवृत्ति होती है लाल रंग की। कौन से रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है? रेड, लाल रंग की। और सबसे ज़्यादा अधिक आवृत्ति होती है बैंगनी रंग की। सबसे ज़्यादा आवृत्ति हो जाएगी बैंगनी रंग की और सबसे कम आवृत्ति होती है वो लाल रंग की। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 23, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ किया जाता है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। और
वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा गया, ध्यान रखना। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। और ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया और बार बार सवाल पूछा जाता है, तो इस सवाल को ध्यान रखें। दोस्तों, क्लास को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट सवाल है अपना 24। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है। ए कंक्रीट, बी मिट्टी, सी घास, डी कारपेट। तो इसका राइट आंसर है ए कंक्रीट। टेनिस में जो हार्ड कोर्ट होता है वह कंक्रीट से बना होता है। नेक्स्ट सवाल है 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? ए आर्यभट्ट, बी एप्पल, सी भास्कर द्वितीय, इनसेट 1B। तो 1981 में जो पहला उपग्रह था वह था एप्पल। 1981 में जो भारत द्वारा पहला उपग्रह भेजा गया था वो था एप्पल। कौन सा था? एप्पल को भारत के द्वारा 1981 में भेजा गया था। लेकिन सबसे पहले अपना जो उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को रूस की सहायता से भेजा गया था। किसकी सहायता से भेजा गया था? रूस की सहायता से। और वो भेजा गया था 1975 में। तो अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले भारत का कौन सा उपग्रह भेजा गया था? तो आर्यभट्ट था और रूस की सहायता से भेजा गया था 1975 में। जबकि भारत खुद ने एप्पल भेजा था, वो भेजा था 1981 में। तो ये दोनों सवाल अलग अलग हैं, तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है 26। निम्न में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं? ए दाब, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय और डी यांत्रिक। तो ध्यान रखना, ध्वनि तरंगे एक ऐसी तरंगे हैं जिनको संचरण मतलब संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। तो देखिए, एक तो दाब, अनुदैर्ध्य और यांत्रिक, ये तीनों तरंगे हैं वो ध्वनि तरंगे होती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग है वो एक अलग प्रकार की तरंग है, उसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये अंतरिक्ष में भी संचरित हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अपने को असत्य बताना था तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो असत्य है। नेक्स्ट सवाल है 27। एक नवजात शिशु के भीतर में कितनी हड्डियाँ होती है? एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? अपने को बताना है कि एक छोटा बच्चा होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है। ए 350, बी 200 से, सी 211, डी 411। तो ध्यान रखना, छोटा बच्चा शिशु होता है उसके शरीर में 350 हड्डियाँ होती है। ध्यान रखना कितनी हड्डियाँ होती है? 350। और एक वयस्क पुरुष होता है, वयस्क पुरुष में कितनी हड्डियाँ होती है? 200 से। तो आप पूछोगे कि 200 से हड्डियाँ कैसे हो गई, पहले 350 थी। तो छोटे बच्चे में जो छोटी छोटी हड्डियाँ थी 350, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़ के एक बड़ी हड्डियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और फिर हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और वयस्क पुरुष में 200 से हड्डियाँ होती है। वयस्क पुरुष में कितनी हड्डियाँ होगी? 200 से। और छोटे बच्चे में पूछे तो 350। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 350। नेक्स्ट सवाल है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना है वो बाबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। तो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है 29। C12 हाइड्रोजन 22 ऑक्सीजन 11 के रूप में भी जाना जाता है। C12 हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11, ये किसका सूत्र है? दोस्तों ये होता है सुक्रोज। किसका होता है? सुक्रोज। और ध्यान रखना, सुक्रोज होता है मीठा। सुक्रोज कैसा होता है? मीठा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए मीठा क्या है? ए रेत, बी चीनी, सी नमक, डी कले। तो अपन देखेंगे चीनी मीठी होती है, तो सुक्रोज मीठा होता है जिसका सूत्र होता है कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 ऑक्सीजन 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी चीनी। क्या हो जाएगा? बी चीनी। यहाँ पर नमक है, नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl। नेक्स्ट सवाल है 30। किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया था? किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया था? तो ये था चीन। चीन के द्वारा 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनाया
गया था। नेक्स्ट सवाल है 31। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ए गुजरात, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ए गुजरात, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है बी असम। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम राज्य का डिगबोई तेल शोधनागार है, जिसे 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड ने स्थापित किया था। यह एशिया का सबसे लंबे समय से परिचालित तेल रिफाइनरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। देखिए, ए पशुओं की मौत, बी कर्णनाद, सी उच्च रक्तचाप और डी ओजोन से। देखिए, पशुओं की मौत उच्च यदि ध्वनि प्रदूषण है तो पशुओं की मौत हो सकती है। कर्णनाद मतलब कर्ण जो अपने कान है उसका पर्दा भी फट सकता है। उच्च रक्तचाप का मतलब होता है हाई बीपी। तो हाई बीपी की भी प्रॉब्लम हो सकती है यदि ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा है। लेकिन ओजोन से जो O3 में शेन होता है वो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ये है वायु प्रदूषण। जब वायु प्रदूषित होती है तो ओजोन क्षय होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही नहीं है, प्रभाव नहीं है, तो अपने को बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ओजोन क्षय। नेक्स्ट सवाल है 33। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और उसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनर का आविष्कार और इसका प्रयोग किया गया था। तो इसका आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? वो आविष्कार किया गया था विलिस कैरियर द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? विलिस कैरियर द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 34। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे अर्गेस्टलाइन, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, प्रोंकासल। तो इसका राइट आंसर है क्रो-मैग्नन। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्रो-मैग्नन थे। आज का अपना अंतिम सवाल है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? माइक्रोसॉफ्ट, बेल लैबोरेटरीज, एप्पल और मोटोरोला। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल लैबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। किसका है? बेल लैबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। ये 1969 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। इसके विकास में एनटी के कर्मचारी केन थॉमसन, डेनिस ऋषि, जो आसाना आदि भी सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा डी बेल लैबोरेटरी। तो ये आज के अपने 35 सवाल थे वो यही कंप्लीट होते हैं। तो साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के सवाल कैसे थे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।